अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एंड दैट इज डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग। व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एस्टिमेट लगाना या पेशन गोई करना कि फ्यूचर में वो क्या कैसी होगी या क्या होगी। बिजनेस वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जो मैनेजर्स होते हैं वो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी जो फ्यूचर सेल्स है वो कैसी होगी, कितनी होगी, या वो कोई फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनकी वो जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है उनको कितना रिटर्न देगी या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने में कितना रिस्क है। सो बिजनेस वर्ल्ड में फोरकास्टिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अगर मैनेजर्स को पता होगा कि उनके जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में फ्यूचर में क्या डिमांड होगी तो वो अपनी रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको एलोकेट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। सो डिफरेंट फोरकास्टिंग के मेथड्स होते हैं जो कि मैनेजर्स यूज करते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए फोरकास्टिंग की जाती है। अब जैसा कि इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए फोरकास्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो देखना चाहते हैं कि वो स्टॉक जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए उनको मार्केट के जो फैक्टर्स होते हैं उसको भी देखना पड़ता है और प्लस जो हिस्टोरिकल वैल्यूज होती हैं कंपनी की उसको भी देखना पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है फोरकास्टिंग में वो डाटा है। जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा या इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, वो देखना चाहता है कि उनकी फ्यूचर में प्रोडक्ट की जो सेल है वो कितनी होगी, या फ्यूचर में या आने वाले वक्त में मार्केट में डिमांड कितनी होगी उनके प्रोडक्ट की। तो उसके लिए उसको जो पुराना डाटा है या हिस्टोरिकल डाटा जिसको हम कहते हैं ओल्ड डाटा, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। देखें, इस साल की जो सेल है और उससे पिछले साल की जो सेल है या उससे पिछले साल की जो सेल है उनके अंदर कोई ना कोई लिंक होता है, रिलेशन होती है। ठीक है, एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपकी सेल 100 यूनिट्स है एक ईयर में तो नेक्स्ट ईयर में वो डबल या 3 टाइम या 4 टाइम ग्रो नहीं कर सकती, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि एकदम से आपकी जो सेल है वो डिक्रीज कर दे। सो जो आपकी फ्यूचर की सेल होती है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि आपका जो पास्ट की सेल है या जो आपका हिस्टोरिकल डाटा है वो क्या कहता है। इसीलिए जो पुराना डाटा होता है या हिस्टोरिकल डाटा होता है या जो पास्ट का डाटा होता है उसको ही हम यूटिलाइज करते हैं फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे कि मार्केट का एनालिसिस है, मार्केट को देखना या लोगों का ओपिनियन लेना या लोगों से सर्वे करवाना, इस तरह के भी डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं सो दैट हम एक बेहतर एस्टिमेट लगा सकें या एक बेहतर फोरकास्टिंग कर सकें। जब हम फोरकास्टिंग करते हैं किसी भी फ्यूचर के बारे में कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर हमारी सेल क्या होगी या हमारी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, तो ये हो सकता है कि हमारी जो फोरकास्ट है वो इतनी एक्यूरेट ना हो क्योंकि वो तो एक फोरकास्ट है। तो हम जो भी जिस भी मॉडल के तहत या जिस भी मेथड को यूज करके फोरकास्ट करते हैं उसको हम फिर फर्दर एनालाइज भी करते रहते हैं सो दैट हम फ्यूचर में अपनी जो फोरकास्ट है उसको मजीद बेहतर कर सकें। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है फोरकास्टिंग में वो किसका है, वो डाटा का है। जितना अच्छा आपके पास डाटा होगा, जितना आपके पास क्या लें कि स्मार्ट डाटा है, उतनी ही अच्छी आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फोरकास्टिंग में वो डाटा है। फॉर एग्जांपल वो कंपनीज जो अपने डाटा को रिटेन रखती हैं, अपनी सेल्स का रिकॉर्ड रखती हैं, अपनी लेबर का रिकॉर्ड रखती हैं, अपनी रिसोर्सेज का रिकॉर्ड रखती हैं, मार्केट को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकती हैं, अपने कस्टमर्स का फीडबैक लेती हैं, वो वाली कंपनी अपनी फोरकास्टिंग भी उतनी ही बेहतर कर सकती हैं क्योंकि उनके पास एक गुड डाटा है। जितना गुड डाटा होगा उतनी ही अच्छी आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं फ्यूचर, और उतना ही अच्छा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को। जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फोरकास्टिंग के लिए वो आपके पास डाटे का होना है और गुड डाटे का होना है, ऐसा मीनिंगफुल डाटा जिससे आप इंफॉर्मेशन मैक्सिमम ले सकते हैं। नॉट रॉ डाटा, एक अच्छा गुड प्रोसेस्ड डाटा होना चाहिए आपके पास। जितना अच्छा डाटा होगा उतनी अच्छी आपकी प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग होगी। फोरकास्टिंग टेक्निक्स, अब देखें डिफरेंट फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं जो कि एक बिजनेस मैनेजर्स या जो भी इन्वेस्टर है वो यूज़ कर सकते हैं।
अब आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है ये डिपेंड करता है एक तो आपके डाटा पे कि आपके पास डाटा कौन सा है, दूसरा ये कि आपके पास एक्सपर्टीज़ क्या है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए, ठीक है? अच्छा, एक हमारे पास मेथड है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग एंड सेकंड मेथड है हमारे पास क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। जो क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग है, ये जजमेंटल होता है, सब्जेक्टिव होता है कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपस में बैठते हैं और वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे फोरकास्ट करते हैं कि उनका जो फ्यूचर एस्टिमेट्स हैं वो क्या होंगे। देखें, अगर उनकी सेल है कंपनी की तो वो सेल क्या होगी, अगर वो डिमांड को एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो बताएंगे कि फ्यूचर डिमांड क्या होगी। तो वो क्या है कि ग्रुप या जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में बैठते हैं, ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे वो प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, स्टॉक की प्राइसेस हैं अगर तो वो इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होगी, अगर कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है तो उसका फायदा होगा कि नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो खाली अपनी जो जजमेंट है वो अपने एक्सपीरियंस पे करें, वो डाटा को भी देखते हैं, वो डाटा को भी एनालाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो उनका एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है जो कि उनकी एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपर्टीज जो होती हैं उनको मद्देनजर रख के वो लेते हैं, ठीक है। सेकंड है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग जो है ये डिपेंड करती है डाटा पे। इसमें आप खाली जो हिस्टोरिकल डाटा होता है, टाइम सीरीज डाटा जो होता है, जो पुराने अदवार का या पास्ट डाटा होता है उसको आप देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उस पर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करके आप फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर की सेल्स कैसी होंगी, डिमांड कैसी होगी, प्राइसेस हैं वो कैसी होंगी, स्टॉक की प्राइसेस में क्या रद्द-बदल आ सकता है। उसके अलावा डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनको आप देखते हैं और फोरकास्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड में क्या है कि आप स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज लगाते हैं और उन फार्मूलाज को देखते हुए आप प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को। तो इन दोनों जो मेथड्स हैं क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग और क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, इनकी डिटेल हम आगे फर्दर पढ़ते हैं इस चैप्टर में। क्वालिटेटिव मेथड में सबसे पहले आ जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है उसकी एग्जेक्टिव पोजीशन पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस को हेड कर रहे होते हैं, वो आपस में बैठते हैं ग्रुप फॉर्म में और वो डिस्कस करते हैं। डिस्कस करके वो अपना जो नॉलेज है या एक्सपीरियंस है एक दूसरे से शेयर करते हैं और एट द एंड मीटिंग पे कंक्लूड करते हैं डिफरेंट फोरकास्ट। वो देखते हैं अपने नॉलेज की बेस पे कि फ्यूचर की सेल्स क्या होंगी या फ्यूचर में डिमांड क्या होगी उनके प्रोडक्ट या सर्विस की। वो देखते हैं कि जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हमने की है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है या रिस्क कितना है। तो क्या है कि इसमें सारे जो मेंबर्स होते हैं, एग्जेक्टिव मेंबर्स होते हैं फर्म के या बिजनेस के या जो एग्जेक्टिव मैनेजर्स होते हैं, वो आपस में बैठते हैं और फिर वो बैठ के डिस्कस करते हैं और डिस्कशन में ही वो फिर जज करते हैं या प्रोडिक्ट करते हैं अपनी फ्यूचर फोरकास्ट को, ठीक है। लेकिन इस जो मेथड है ज्यूरी एग्जेक्टिव का जो मेथड है, इसमें जो कैलेंडर डिसएडवांटेज ये है कि हो सकता है कि एक ऐसा मेंबर, एग्जेक्टिव मेंबर जो कि बोलने में जिसकी कन्विंसिंग पावर बड़ी हाई है, वो दूसरों को परसुएड कर सकता है, तो मे बी उसकी बात को माना जाए और वो बंदा जो नॉलेजेबल है लेकिन उसके पास कह लें कि कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, उसकी बात को मे बी इग्नोर कर दिया जाए। तो इसका ये डेंजर होता है कि ऐसा मैनेजर वो अपने डिसीजन या अपनी फोरकास्ट को कह लें कि कंक्लूजन्स को मनवाने में कामयाब हो जाता है जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। लेकिन वो बंदा जिसके पास नॉलेज ज़्यादा था या ज़्यादा एक्सपर्टीज थी, बिकॉज उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, हो सकता है कि जो उसने फोरकास्ट बताई हों या जो उसने प्रेडिक्शंस बताई हों उसको जो ज्यूरी है वो इतना वेटेज ना दे बिकॉज उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी इतने अच्छे नहीं थे। अच्छा, अब जो सेकंड हमारे पास टेक्निक आ जाती है दैट इज डेल्फी टेक्निक। अच्छा, डेल्फी टेक्निक जो है इसमें जो ग्रुप है वो आपस में बैठा नहीं होता बल्कि एक मेडिएटर होता है, वो डिफरेंट क्वेश्चनेयर्स बनाता है और जो डिफरेंट ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, डिस्टिंक्ट बैठे होते हैं, उनको वो क्वेश्चनेयर सेंड कर देता है। अब वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं हर क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। फिर दोबारा वो सेंड कर देते हैं, जो मेडिएटर होता है या जो थर्ड पर्सन होता है उसको अपना आंसर सेंड कर देते हैं। फिर जो मेडिएटर होता है वो डिफरेंट लोगों के जो आंसर्स हैं वो दोबारा से सेंड करता है एक्सपर्ट्स को।
इस तरह से ये प्रोसेस को 2 से 3 दफ़ा रिपीट किया जाता है और फिर जो मेडिएटर है या जो कह लें कि थर्ड पर्सन है, वो देखता है कि किस तरह से जो हैं एक्सपर्ट्स उन्होंने अपने आंसर्स को मॉडिफाई किया है या किन कंक्लूजन्स पे वो पहुँचे हैं। फिर उन कंक्लूजन्स को लेके उनका एनालिसिस करके वो कोई ना कोई चीज़ जो है उनको प्रेडिक्ट करते हैं या फिर फ़ोरकास्ट की जाती है। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि हर बंदा जो है वो अपना इंडिविजुअल ओपिनियन दे सके। इसमें देखा जाता है कि एक जो क्वेश्चन है उस पे डिफरेंट जो इंडिविजुअल हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक वो क्या आंसर देते हैं या क्या सॉल्यूशन रिकमेंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में ये देखा जाता है। सेकंड स्टेज में फिर जब डिफरेंट जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके आंसर्स एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं, तो फिर क्या है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अपने आंसर्स को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। इस तरह से चेंज करके दोबारा सेंड करते हैं। तो इस प्रोसेस को रिपीट करने का मकसद ये होता है कि कंक्रीट सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो बढ़ा जाए और एक जो कंसेंसस है उसको बिल्ड किया जा सके। लेकिन बड़े साइंटिफिक वे में बिल्ड किया जाता है। एक तो लोगों की जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट भी रहते हैं और एट द एंड वो फिर आपस में मर्ज करके कंक्लूड भी होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें डिफरेंट लोगों के व्यूज़ मिल जाते हैं, ठीक है? डिफरेंट लोगों की जो फ़ोरकास्ट है यानी उनके एस्टिमेट्स हैं वो मिल जाते हैं और फिर हम जो है जो बिज़नेस कह लें कि मैनेजर है या जो ओनर है या जो कह लें कि एग्ज़ेक्टिव पोज़ीशन पे है वो फिर वो डिफरेंट जो आंसर्स हैं उनको एनालाइज़ करके अपनी फ़ोरकास्टिंग या अपनी एस्टिमेट्स को वो कह लें कि अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, जब भी हमने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना होता है या फोरकास्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल हमने सेल्स को फोरकास्ट करना है या डिमांड को फोरकास्ट करना है, तो खाली हम जो हिस्टोरिकल डाटा है सेल का उसको देख नहीं सकते, बल्कि हमें उसके लिए डिफरेंट चीज़ें चाहिए। क्योंकि जो फ्यूचर की सेल्स हैं वो लिंक करती हैं डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ भी। फॉर एग्जांपल ओवरऑल लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इसको एनालाइज करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, हमारे मुल्क का जीडीपी है वो किस तरफ जा रहा है, हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई अननेसेसरी रिसेशन तो नहीं आ सकती, जैसा कि कोविड है अभी, तो अभी लॉकडाउन हो जाएगा फॉर एग्जांपल फ्यूचर में, तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी सेल्स के साथ लिंक्ड हैं, उनको हम कहेंगे कि ये डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इनको भी देखना हमारे लिए लाजमी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लेबर काम कर रही है वो कितने घंटे काम कर रही है, इसका हमें पता होना चाहिए। पास्ट में वो कितने घंटे काम करती रही है, उनकी अभी वेजेस क्या हैं, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से हमें उनकी वेजेस को इंक्रीज तो नहीं करना पड़ेगा या उनको डिक्रीज तो नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन आ जाता है तो हमें उनके जो लेबर आवर्स हैं वो कम तो नहीं करने पड़ेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी सेल्स के साथ या आपकी डिमांड के साथ लिंक हैं, उनको भी आप हमें स्टडी करना पड़ता है। जब हम ये डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं या लिंक करते हैं अपने मेन इंडिकेटर के साथ, तो हम बेटर जो है वो फोरकास्टिंग कर सकते हैं। हमारी जो एस्टिमेशंस हैं या जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं वो ज़्यादा बेटर हो सकती हैं और ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती हैं। तो ये जो जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमी की ओवरऑल सूरत हाल से लेके डिफरेंट ट्रेंड्स ट्रेंड्स को देखना, डिफरेंट इवेंट है उसका असर को देखना, जो हमारी इंटरनल फर्म है उसके अंदर जो लेबर है उनके आवर्स को देखना, उनकी वेजेस को देखना, डिफरेंट गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनका क्या असर पड़ेगा हमारी फर्म पे या ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस पे, उसको देखना। तो ये सारे आ जाते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर। तो इनको देखना भी बड़ा लाजमी होता है अगर हम एक एक्यूरेट फोरकास्टिंग करना चाहते हैं। कंज्यूमर सर्विस कंज्यूमर सर्विस जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका जो मेन मकसद है वो है कंज्यूमर बिहेवियर को चेक करना, देखना कि हमारे जो कस्टमर्स हैं जो हमारी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं, क्या वो हमारी प्रोडक्ट को दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कंज्यूमर जो है उनके बिहेवियर को टेस्ट करते हैं। एक होता है कि हम क्वेश्चनेयर्स जो हैं, ऑनलाइन क्वेश्चनेयर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं कंज्यूमर का जो बिहेवियर है या कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं उनको देखने के लिए। या फिर हम एक्सटेंसिव जो पर्सनल इंटरव्यूज़ करते हैं या हम जाके बाय हैंड क्वेश्चनेयर्स जो हैं वो डिलीवर करते हैं कस्टमर्स को और उनसे उनकी राय लेते हैं। इसका मेन मकसद ये होता है कि हमें
इनपुट आ सके कि हमारे जो कस्टमर्स हैं या जो कंज्यूमर हैं प्रोडक्ट के, वो कितना सेटिस्फाइड हैं, वो क्या चेंजेस चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट या सर्विस में। तो अगर ये चीज़ें जो हैं, इनको अगर हम मेथड्स को यूटिलाइज करते हैं, तो हम बेटर जो फ्यूचर डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं, बेटर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इनसे हम अपनी कंज्यूमर सर्वे से हम अपनी जो प्रोडक्ट की डिमांड है या अपनी जो सर्विस है उसकी डिमांड को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। सो दे प्ले अ वेरी मेजर रोल इन फोरकास्टिंग। और इसको साइंटिफिक वे में बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसको एनालाइज करते हैं। देयर आर डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स जिनको हम यूज करते हैं। अच्छा, सेल्स फोर्स पोलिंग। अब क्या होता है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेल पीपल होते हैं उनके, जो कि इंटरेक्ट करते, जो जिनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है कस्टमर्स के साथ या कंज्यूमर के साथ। फॉर एग्जांपल, हमारी अगर कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो वी वुड हैव डिफरेंट सेल पर्सन, जो कि कह लें कि रिटेल के पास जाएंगे और रिटेल को हमारी प्रोडक्ट जो डिलीवर करेंगे, या डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ उनकी इंटरेक्शन होगी, तो उनका ओपिनियन लेना बड़ा लाजमी है या ज़रूरी है, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ या कंज्यूमर के साथ सबसे ज़्यादा होती है। तो उनसे फीडबैक लेना, उनसे राय लेना कि हमारी जो सेल्स है या जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको एनालाइज करने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि सेल पर्सन जो होते हैं उनके पास कस्टमर की तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन कंपनी में क्या हो रहा है या पीछे कंपनी के पास रिसोर्सेज कितनी है उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास ज़्यादा नहीं होती। तो वो जो है वो इन चीज़ों को इग्नोर करके उनकी जो राय होती है वो बड़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकती है और बड़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक भी हो सकती है। तो इसलिए उनके जो एस्टिमेट्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, कभी होते भी हैं और कभी नहीं भी होते। लेकिन उनसे ओपिनियन लेना और उनकी जो राय लेना वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दे हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, क्योंकि ये उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि अब कंज्यूमर जो है वो हमारी प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं या नहीं प्रेफर कर रहे। वो एक हमें कह लें कि एक एक्यूरेट एस्टिमेट दे सकते हैं करंट डिमांड का, ठीक है, बिकॉज वो फील्ड में होते हैं, मार्केट में होते हैं, रिटेलर के पास जा रहे होते हैं सेल पर्सन, तो उनको एक डायरेक्ट अंदाज़ा होता है या एक करंट आइडिया होता है कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, लोगों का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है या किस तरफ जा रहा है। अब जितनी भी हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, ये जो लोगों का एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हैं, लोगों का जो एक्सपीरियंस है या जो लोगों की एक्सपर्टीज है उसके पीछे उसके पीछे भी सारी पास्ट नॉलेज होता है, कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो सारा पास्ट पे जो परफॉर्मेंस होती है कंपनी की उस पे डिपेंड करता है या उस पे कह लें कि स्टैंड करता है। सो हम कह सकते हैं कि जितनी भी ये जो टेक्निक्स होती हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की भी, जैसे ओपिनियंस हैं, सर्वेज है या एक्सपर्ट ओपिनियन है या डाटा को थोड़ा बहुत एनालाइज करना है, वो भी काफ़ी हद तक पास्ट एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड कर रहा होता है। और जैसा पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसी ही बेस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं और फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट लगाते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से मुराद है कि जो पास्ट हमारे पास डाटा है या जो रिजल्ट है उनकी एवरेज को हम लेते हैं और उनकी एवरेज को लेके हम जो फ्यूचर का पीरियड है या जो फ्यूचर की एस्टिमेशन है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसका फार्मूला अगर हम देखें तो ई टी प्लस वन किसको शो कर रहा है, फ्यूचर को कर रहा है, फ्यूचर पीरियड को शो कर रहा है, इज इक्वल टू एक्स टी माइनस वन प्लस एक्स टी माइनस टू, और उसको हम लेते जाएंगे एन पीरियड्स तक डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, इस फार्मूले को अगर हम देखें तो इससे क्या पता चलता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 2021 जो है उसकी सेल्स को प्रेडिक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम लेंगे 2020 की सेल्स लेंगे, उससे पुराना पीरियड कौन सा है 2019, उसकी सेल्स लेंगे, और इस तरह हमने जितने भी पीरियड्स लेने हैं पास्ट के उन सबको ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं 4 पीरियड्स लेना चाहता हूँ, तो मैं 2020 लूंगा, 2019 लूंगा, 18 लूंगा और 17 लूंगा, उनकी सेल्स को ऐड करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 4 से। तो क्या आ जाएगी, मेरे पास एक एवरेज सेल आ जाएगी। वही जो एवरेज सेल है उसको हम कहेंगे कि ये प्रेडिक्शन है हमारी 2021 के लिए।
अब एवरेज क्यों ली जाती है? इसका मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो हमारा फ्यूचर होता है वो काफ़ी हद तक रिलेट करता है हमारे पास्ट से, तो इसलिए हम अपनी जो पास्ट की वैल्यूज़ होती हैं उनको लेते हैं। अब हम टू पीरियड्स लेते हैं पास्ट के, वन पीरियड लेते हैं, टू पीरियड लेते हैं, थ्री पीरियड लेते हैं या फोर पीरियड्स लेते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि मैं 2021 की सेल प्रेडिक्ट करने के लिए 2020 की वैल्यू खाली लेता हूँ या 2020, 19, 18, 17 या 16 या 15, किधर तक मैं वैल्यूज को लेता हूँ और फिर प्रेडिक्ट करता हूँ अपनी जो फ्यूचर वैल्यू है उसको, ये मेरे पे डिपेंड करता है। और मैं अपना ये डिसीजन कैसे लूंगा? डाटा को देखते हुए। अगर तो डाटा में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, हम देख रहे हैं 2015 में सेल्स 16 या 17 या 18 में बहुत ज़्यादा फर्क है उनके अंदर, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि लंबा पीरियड लूँ, सो दैट ये जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं ये ज़्यादा एवरेज आउट हो सके, ताकि हमें इसका मीन मिले और हमारा जो एस्टिमेट है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो। लेकिन अगर जो डाटा है उसमें फ्लक्चुएशंस इतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर ज़्यादा पीरियड्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। मैं हो सकता है कि पिछले 2 सालों की सेल्स को देख के उनकी एवरेज लेके नेक्स्ट ईयर की सेल्स को प्रेडिक्ट कर दूं, या 3 इयर्स की सेल्स लेके प्रेडिक्ट कर दूं। लेकिन अगर हमारे डाटा में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो फिर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स लेने पड़ेंगे। तो ये हम डाटा को पहले देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमने कितने पास्ट पीरियड्स को लेना है अपनी एवरेजेस लेने के लिए या मीन लेने के लिए। मूविंग एवरेज फोरकास्टिंग, ये जो टेबल है टोटल, ये हमें शो कर रहा है कि हमने किस तरह से मैथमेटिकली मूविंग एवरेज जो है उसको निकालना है या फोरकास्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास 12 पीरियड्स हैं जो कि 12 डिफरेंट मंथ्स को शो कर रहे हैं। उसकी एक्चुअल जो सेल्स हैं वो हमें दी गई हैं। ठीक है, 1100, 800, 1000, 1050, ये डिफरेंट फिगर्स हैं जो कि हमें दिए गए हैं। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है कि हम कितने पीरियड्स या मंथ्स की जो है वो एवरेज लेना चाहते हैं और उसकी बेस पे अपनी फोरकास्टिंग करना चाहते हैं। इस टेबल में देयर इज 3 मंथ मूविंग एवरेज, देन देयर इज 4 मंथ मूविंग एवरेज, एंड उसके बाद है 5 मंथ मूविंग एवरेज। जब हम 3 मंथ मूविंग एवरेज को यूज करेंगे, और सबसे पहला जो फोरकास्ट है वो हम पीरियड 4 के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है उससे पहले पीरियड्स की डाटा मौजूद नहीं है। ठीक है, अब जब हम फोर्थ पीरियड को फोरकास्ट करेंगे तो उसके लिए हमें पीरियड 1 जो 1100 है उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी, फिर 800 की लेनी पड़ेगी, फिर 1000 की लेनी पड़ेगी। इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 3, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 967 आंसर आ जाएगा। तो 967 इज आवर फोरकास्ट फॉर द पीरियड 4। ठीक है, इसी तरह अगर हम पीरियड 5 को फोरकास्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी एक्चुअल वैल्यूज लेनी पड़ेंगी? पीरियड 4 की, 3 की और 2 की। अब हमने पीरियड 1 की जो वैल्यू है उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, जब हम 15 जब हम 1050, 1000 और 800 को ऐड करेंगे और उसके बाद हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पीरियड 5 की फोरकास्ट क्या आ गई? 950। इस तरह आगे हम मूव करेंगे और पीरियड 6 की जो है फोरकास्ट करेंगे, उसके लिए हमें पीरियड 5, 4 और 3 की वैल्यूज लेना पड़ेंगी और डिवाइड करेंगे हम 3 के साथ। इसको हम मूविंग एवरेज इसलिए कहते हैं कि हम जो ओल्डेस्ट पीरियड होता है सबसे उसको ड्रॉप करते जा रहे हैं। जैसा कि पीरियड 4 है उसमें हमने 1, 2, 3 पीरियड लिया, और जब हमने पीरियड 5 को फोरकास्ट किया तो हमने पीरियड 1 को ड्रॉप कर दिया और कौन से पीरियड लिए? जो लेटेस्ट थे, 2, 3 और 4 को लिया। इसी तरह पीरियड 6 को फोरकास्ट करने के लिए हमने कौन से 3 पीरियड्स लिए? 5, 4 एंड 3। ठीक है, अच्छा, जो सेकंड कॉलम है जिसपे एब्सोल्यूट एरर लिखा है वो कैसे निकालना है? वो बेसिकली जो हमारी फोरकास्ट है उसका डिफरेंस है और एक्चुअल में जो सेल्स थी उसका डिफरेंस है। जैसे कि पीरियड 4 है उसमें एक्चुअल जो सेल्स हैं वो 1050 है और हमने फोरकास्ट की थी 967। 1050 में से 967 माइनस करें तो 83 आता है, तो ये हमें एरर शो कर रहा है कि जो हमारी फोरकास्टिंग में एरर था। इसी तरह से हमने सब पीरियड्स के एरर को देख लिया और उसका टोटल भी ले लिया और उसका मीन भी ले लिया। मीन कैसे लेंगे? कि जितने भी एरर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं उनके साथ। इसी तरह से इनका स्क्वायर भी लिया जा सकता है, क्योंकि
अब ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो हमें डायरेक्शन से तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, बल्कि हमने यही देखना होता है कि वो एरर कितना है। तो इसलिए उसका स्क्वायर भी ले लिया जाता है। जैसे 83 का स्क्वायर ले तो 6944 बन गया। तो ये आगे नेक्स्ट कॉलम में हम शो कर रहे हैं उसको। इसी तरह से जो सेकंड है वो 4 मंथ मूविंग एवरेजेस को शो कर रहा है। 4 मंथ मूविंग एवरेजेस जो हैं, जैसे कि वो सबसे पहले हम निकालेंगे पीरियड 5 के लिए निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल सेल्स है हमारी पीरियड 1 की 1100 प्लस 800 पीरियड 2 की प्लस 1000 पीरियड 3 की प्लस 1050, इनको ऐड करेंगे चारों को। ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 988। इसी तरह से जब हम पीरियड 6 को करेंगे तो फिर हम किसकी लेंगे, पीरियड 5, 4, 3 और 2 की एक्चुअल वैल्यूज को लेंगे, ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। हमने क्या किया, पीरियड 1 को ड्रॉप कर दिया। इसी तरह से 4 मंथ मूविंग एवरेज में क्या किया, हम 4 पीरियड्स को ले रहे हैं और फिर डिवाइड कर रहे हैं 4 के साथ। ठीक है, पहले हम 4 पीरियड के जो एक्चुअल सेल्स हैं उनको लेके ऐड आउट करते हैं। ऐड करने के बाद फिर हम डिवाइड कर देते हैं 4 को। इसी तरह से फिर कॉलम बनेगा एरर का, और फिर एरर निकालेंगे। हम देख सकते हैं कि पीरियड 4 की जो एवरेजेस हैं उनका एरर, और जो पीरियड 3 की एवरेजेस है उनका एरर जो है वो डिफरेंट है, उनका मीन भी डिफरेंट है। जैसे जैसे आप हम ये थर्ड कॉलम जो है इसमें हम 5 मंथ मूविंग एवरेजेस ले रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले फोरकास्ट करेंगे पीरियड 6 को। उसके लिए हमें पीरियड 1, 2, 3, 4 और 5 को ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा 5 के साथ। इसी तरह जो पीरियड 7 होगा उसके लिए हम पीरियड 2, 3, 4, 5, 6, 7 को लेंगे, 5 पीरियड्स को लेंगे, ऐड आउट करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 के साथ, और जो लेटेस्ट सबसे ओल्डेस्ट पीरियड होगा उसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अगर हम मीन्स पे देखें, एरर जो है एब्सोल्यूट एरर जो है उसका मीन देखें, तो मूविंग एवरेज में वो है 348। 3 मंथ मूविंग एवरेज में दैट इज 348। 4 मंथ मूविंग एवरेज में मीन आ रहा है हमारे पास 316, और 5 मंथ मूविंग एवरेज में हमारे पास मीन आ रहा है 250। जैसे हम ज़्यादा नंबर ऑफ पीरियड्स की एवरेज ले रहे हैं उसी तरह से हमारा जो एरर है उसमें कमी आती जा रही है, क्योंकि अब डाटा ज़्यादा एवरेज या मीन की वैल्यूज को, ज़्यादा एवरेजेस को लेके एक हमें कम फ्लक्चुएशंस शो करता है, और हमारी जो कह लें कि फोरकास्टिंग है वो बेटर हो जाती है। जो फ्लक्चुएशंस जितनी ज़्यादा है वो कम होके मीन की तरफ आ जाती हैं। सो बेटर होता है कि आप ज़्यादा एवरेजेस लें, सो दैट आपकी जो एस्टिमेशंस या फोरकास्टिंग है वो बेहतर हो सके, या उनकी आपकी जो प्रोडिक्शन है वो बेटर हो सके। अच्छा, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सेल के ऊपर भी, कि एक्सेल पे हमने किस तरह से इसको करना है। जैसे ही ये स्लाइड्स एंड होंगी ना इस चैप्टर की, उसके बाद हम एक्सेल वाली वीडियो पे देखेंगे कि एक्सेल में इसको हमने किस तरह से मूविंग एवरेज को निकालना है, फार्मूलाज को किस तरह से निकालना है। ये वाली स्लाइड भी हमें बता रही है कि हमने किस तरह से 3 मंथ्स मूविंग एवरेजेस को निकाला है। फार्मूला हमें बता रहा है कि जैसे हमने पीरियड 4 को मेजर करना था या फोरकास्ट करना था, उसके लिए हमें पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3 के जो टोटल वैल्यूज थी उनको हमने ऐड अप किया और डिवाइड किया 3 के साथ, और 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास पीरियड 4 जो है उसकी फोरकास्ट आ गई। ये था 3 मंथ्स के लिए। इसी तरह से 4 मंथ्स, 5 मंथ्स के लिए हम 4 पीरियड्स को ले लेंगे। 5 मंथ्स की जब हम मूविंग एवरेजेस ले रहे हैं, फिर हम 5 पीरियड्स को लेके ऐड करके डिवाइड करेंगे 5 के साथ। और फिर हमने मीन एरर निकालने का भी तरीका देखा लास्ट स्लाइड पे। जितना मीन एरर कम होगा हमारा, उतनी उसका मतलब है कि उतनी हमारी जो फोरकास्टिंग या एस्टिमेशन है उतनी बेटर हो रही है। तो हमने देखा था कि जैसे 3 मंथ से हम 4 मंथ या 5 मंथ एवरेजेस की तरफ जा रहे हैं तो हमारा मीन एरर कम होता जा रहा है। उसका मतलब ये है कि हमारी एस्टिमेशन ज़्यादा, कह लें कि एक्यूरेट होती जा रही है ज़्यादा पीरियड लेने की वजह से। अब ये डिपेंड करता है आपके पास कितना डाटा अवेलेबल है। ज़्यादा डाटा अवेलेबल है तो आप ज़्यादा पीरियड की एवरेजेस ले सकते हैं। फिर आपके पास कम डाटा अवेलेबल है तो फिर आप जो है वो कम पीरियड्स लेंगे एवरेज निकालने के लिए। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, जो मूविंग एवरेज मेथड है उसमें हम पास्ट वैल्यूज जो लेते थे उनको इक्वल वेटेज देते थे।
फॉर एग्जांपल जब हमने पीरियड 4 की वैल्यू कैलकुलेट की तो उसके लिए हमने पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 को ऐड किया और फिर 3 से डिवाइड किया। इसका मतलब था कि हमने इक्वल वेटेज दिया पीरियड 1 को, पीरियड 2 को और पीरियड 3 को। जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है इसमें हम हायर वेट अटैच करते हैं जो रिसेंट वैल्यू है उसको, और कम वेटेज अटैच करते हैं जो कि पास्ट वैल्यू होती है। इसका मकसद ये होता है कि जो हमारी रिसेंट वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्टर होती है हमारी फ्यूचर वैल्यू की। फॉर एग्जांपल अगर हम 2021 की सेल को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट प्रेडिक्टर है वो 2020 की सेल है। जो 2019, 18 या 17 की सेल है वो कम अच्छा प्रेडिक्टर है 2021 की सेल का। इसलिए जो 2020 की वैल्यू है उसको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं। सेकंड फैक्टर जो हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में देखते हैं वो ये है कि उसके लिए हम बोथ जो एक्चुअल वैल्यू होती है पीरियड की उसको भी लेते हैं और जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है पीरियड की उसको भी लेते हैं, फिर जाके हम जो फ्यूचर वैल्यू है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो दैट इज ई टी प्लस वन मीन्स के जो फ्यूचर पीरियड है उसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसको प्रेडिक्ट करने के लिए एक हमारे पास है डब्ल्यू, एक है एक्स और एक है ई टी। अच्छा, डब्ल्यू बेसिकली क्या है, ये वेट है जो कि हम असाइन करते हैं वैल्यू को, ठीक है। अब ये जो वेट है ये 0 से लेके 1 तक हो सकता है, ठीक है। 1 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है। जो x है इसमें ये बेसिकली क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू है टाइम पीरियड की, ठीक है। और जो ई टी है ये एस्टिमेटेड या फोरकास्टेड वैल्यू है पीरियड की, ठीक है। जब हमने ई टी प्लस वन जो फ्यूचर पीरियड है उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने पीरियड 5 जो है उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें एक तो चाहिए एक्चुअल वैल्यू पीरियड 4 की, प्लस हमें फोरकास्टेड वैल्यू चाहिए पीरियड 4 की। अब क्या है कि ये जो फैक्टर है W, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल वैल्यू पीरियड 4 की, प्लस हम क्या करेंगे 1 माइनस डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जो फोरकास्टेड वैल्यू है पीरियड 4 की उससे, और जो टोटल आएगा हमारे पास उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल आंसर या एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग करने के बाद जो आंसर आया हमारे पास। तो अब ये जो डिफरेंट किस तरह से मूविंग एवरेज से, कि इसमें हमने दो डिफरेंट चीज़ें की हैं। एक हमने वेट असाइन किया है, सेकंड हमने एक्चुअल वैल्यूज को लिया है, प्लस उसी टाइम पीरियड की जो फोरकास्टेड वैल्यू है उसको लिया है, और इन दोनों को ऐड करके फिर हमने जो एस्टिमेटेड वैल्यू है फ्यूचर पीरियड की वो कैलकुलेट की है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसको मजीद और न्यूमेरिकल हल करते हैं तो फिर आपको मजीद समझ आएगी। ये टेबल जो है ये एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्टिंग की जो वैल्यूज है उनको शो कर रहा है, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो पीरियड 5 है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो 0.2 का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप इस फार्मूला को देखें, फॉर एग्जांपल हमने पीरियड 5 कैलकुलेट करना है तो ई टी प्लस 1, तो ये किसको शो करेगा, पीरियड 5 को, ठीक है। हमारा जो t है वो क्या है, पीरियड 4 जो है वो हमारा t है, और जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं t प्लस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इज 1, जिसको हम फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू ए w क्या है, फैक्टर है। फैक्टर हम किसका यूज कर रहे हैं, 0.2 का। 0.2 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम किससे, x से। x क्या है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू t की, t कौन सा है हमारे पास, पीरियड 4 पीरियड, ठीक है। सबसे पहले जो फैक्टर है 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, एक्चुअल वैल्यू पीरियड 4 के साथ, ठीक है। पीरियड 4 की हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1050। उसमें हम प्लस क्या करेंगे, 1 माइनस डब्ल्यू। देखें 1 माइनस अगर हम डब्ल्यू करें 0.2 तो क्या आ जाता है हमारे पास, 0.8। 0.8 को हम किससे मल्टीप्लाई बाय करेंगे, ई टी से। ई क्या है, फोरकास्टेड वैल्यू, टी क्या है, टाइम पीरियड 4 की। तो टेबल में अगर हम देखें तो टाइम 4 की फोरकास्टेड वैल्यू हमारे पास क्या है, 1032, ठीक है। अब ये जो 10
1032 हमारे पास पिछले पीरियड की जो फोरकास्टेड वैल्यू है उसको हम लेंगे, ठीक है। और क्या हो गया, प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1032, तो इसको हम अगर दोनों को ऐड कर लें तो क्या बन जाएगा, 1036 हमारे पास आंसर बन गया। इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम जो फोरकास्टेड वैल्यूज हैं पीरियड 2 से लेके पीरियड 13 तक वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा सब कॉलम्स में जो पीरियड 2 है उसकी वैल्यू इज सेम एज पीरियड एक्चुअल जो है, जैसे एक्चुअल की वैल्यू 1100 है तो पीरियड जो 2 है फोरकास्ट में उसकी वैल्यू सबकी 1100 आ रही है, क्योंकि फर्स्ट फोरकास्ट में हमारे पास जो प्रीवियस फोरकास्टेड वैल्यू है वो नहीं है। तो जब हम पीरियड 3 की वैल्यू लेना चाहेंगे या फोरकास्ट करना चाहेंगे उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, पीरियड 2 को लेंगे एक्चुअल वैल्यूज को और पीरियड 2 की ही फोरकास्टेड वैल्यू को लेंगे और अपने फार्मूला में फिट इन करेंगे और फिर हमारे पास फोरकास्टेड वैल्यू आ जाएगी पीरियड 3 की। अब जैसा पहले में स्मूथिंग फैक्टर 0.2 है, सेकंड में हमने लगाया स्मूथिंग फैक्टर 0.4, तो जो हमारा W है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। जैसा कि ये फार्मूला ई टी प्लस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, तो पॉइंट जो हमारा सेकंड वाला कॉलम है उसमें स्मूथिंग फैक्टर 0.4 है, तो जो एक्स के साथ जब हम टी को एक्स एक्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हम 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें जो एक्चुअल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 के साथ, प्लस करने के बाद 1 माइनस 0.04 क्या होता है, 0.6, तो 0.6 से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो फोरकास्टेड वैल्यू है टाइम पीरियड की उसके साथ, तो हमारे पास जब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास फ्यूचर फोरकास्टेड वैल्यू आ जाएगी फ्यूचर पीरियड की। तो इसी इसकी न्यूमेरिकल्स भी हम एक्सेल पे करेंगे और उसकी ये वीडियो होगी इस लेक्चर के एंड पे। जैसे ही ये स्लाइड्स खत्म होंगी तो एक्सेल पे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, उसकी वीडियो होगी तो उससे आपको फिर इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी कि हमने एक्सेल पे इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। इसी तरह से इसके फिर एब्सोल्यूट एरर्स भी दिए गए हैं। हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्टिंग है इसमें जो हमारे मीन्स है ये कम है, ठीक है। ये मीन्स के हम अगर इसको कंपेयर करें मूविंग एवरेजेस के साथ तो उनसे कम आए हैं, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा वेटेज दिया है प्रेजेंट जो वैल्यूज़ थी या जो करीबी पीरियड्स हैं उनको ज़्यादा वैल्यूज़ दी हैं, और प्लस हमने इसमें एक्चुअल वैल्यूज़ को भी यूज़ किया है और फोरकास्टेड वैल्यूज़ को भी यूज़ किया है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हमें बेटर बेटर स्मूथिंग करके दे रहे हैं, ज़्यादा मीन के करीब वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि हम देखते हैं जैसे हम स्मूथिंग फैक्टर बढ़ाते जा रहे हैं मीन्स कि ओल्ड वैल्यूज़ को हम जैसे ज़्यादा वेटेज देते जा रहे हैं एक्चुअल वैल्यूज़ को और फोरकास्टेड वैल्यूज़ वाला फैक्टर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, उसी तरह से मीन भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो स्मूथिंग फैक्टर है वो आपको क्वेश्चन में बताया होगा कितना आपने यूज़ करना है। जो मैनेजर्स हैं वो अपना एक सब्जेक्टिव नॉलेज को यूज़ करते हुए स्मूथिंग फैक्टर जो है वो चूज़ करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं।